नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं भारतीय कानून की दुनिया में और बातें करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता ने उस मोटे से लीगल लॉ डॉक्यूमेंट आईपीसी 1860 को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। अब ऐसे में कई धाराएं जोड़ी गई हैं, कई धाराओं को हटा दिया गया है, कई नए शब्द और शब्दार्थ शामिल किए गए हैं। कानून की जानकारी और कानून की रुचि रखने वाले कई छात्रों के मन में ये सवाल कई बार उठता रहा है कि सेडिशन, राजद्रोह, जो एक बड़ा ही प्रासंगिक सा शब्द दिखता है, आखिर क्यों इसे बीएनएस में शामिल नहीं किया गया है या क्यों इसे हटा दिया गया है। आज इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम इस बारे में विस्तार से समझेंगे। इस बदलाव को समझने से पहले सबसे ज़रूरी है कि हम ये समझें कि आईपीसी 1860 में राजद्रोह या सेडिशन कहाँ शामिल था और इसकी क्या परिभाषा थी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 124A में सेडिशन या राजद्रोह का उल्लेख मिलता था और ये धारा मोटा मोटा ये कहती थी कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ नफरत, विरोध या असंतोष फैलाए, जैसे भाषण, लेख या प्रतीक के माध्यम से, तो उसे उकसाने का अपराध मान लिया जाता था और ऐसे में दंड का प्रावधान भी था। आपको जानना चाहिए कि ऐसे किसी अपराध के लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे किसी जघन्य अपराध को बीएनएस में क्यों नहीं शामिल किया गया। आइए समझते हैं विस्तार से। देखो, इस कानून के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस कानून का कई बार राजनीतिक रूप से दुरुपयोग हुआ। केवल असहमति जता देने वाले नागरिकों को या कई बार सहमत न होने वाले नागरिकों को भी राजद्रोह के आरोप में फंसा दिया जाता था। जैसे डॉक्टर विनायक सेन का मामला बड़ा प्रसिद्ध है इस संदर्भ में। आपको याद दिला दूं कि डॉक्टर विनायक सेन एक प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता और एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, लेकिन इन पर माओवादी विचारधारा फैलाने का आरोप था। उन्हें राजद्रोह और यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने साल 2011 में कहा कि अगर डॉक्टर विनायक सेन देशद्रोही हैं तो महात्मा गांधी भी देशद्रोही माने जाएंगे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार से किसी सेक्शन का राजनीतिक दुरुपयोग हुआ करता था। ये सबसे बड़ा कारण है बीएनएस में इस बदलाव का। आपको यह जानना ही चाहिए कि बीएनएस में आईपीसी के सेक्शन 124A के बदले एक सेक्शन 152 जोड़ा गया है और इसमें थोड़ा संगठित शब्दों में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध कोई कार्य करता है, जैसे कि उग्र भाषण देना, हिंसा फैलाना या ऐसे किसी मामले के लिए उकसाना, तो वह एक दंडनीय अपराध होगा। अब अगर आप पुराने वाले और इस नए सेक्शन को ध्यान से शाब्दिक अर्थों में समझने का प्रयास करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बीएनएस के सेक्शन 152 में कुछ नए शब्दों को जोड़ते हुए इस सेक्शन को और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है और इसका राजनीतिक दुरुपयोग कर पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब सिर्फ बोलने से या सरकार के विरुद्ध बोलने से कोई अपराध नहीं बनेगा। आपराधिक कृत्य केवल और केवल तब माना जाएगा जब ऐसे किसी हरकत से देश की सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा हो। यानी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये सेक्शन बीएनएस का सेक्शन 152 आईपीसी के सेक्शन 124A के मुकाबले में कहीं ज़्यादा स्पष्ट, प्रभावशाली और कम राजनीतिक दुरुपयोग वाला प्रावधान है। उम्मीद करता हूं कि मेरे शब्द आपके लिए आसान रहे होंगे। सिन्हा क्लासेज के एक अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। सी यू सून। जय हिंद।